फ्यूचर में अमेरिका और ईरान की इस जंग के बारे में जब कभी भी बात की जाएगी और ख़ास तौर से इस बारे में बात की जाएगी कि इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर कौन कौन से बदलाव आए थे, तो हमको उस दौर में इतिहास की किताबों में बेशुमार बदलाव लिखे हुए नज़र आएंगे। मगर उन बेशुमार बदलावों में से भी वो चंद बदलाव कि जिनको बहुत बड़ा कहा जा सकता है और जिन्होंने दुनिया के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा, उन बदलावों में से एक बदलाव ये तस्वीर भी होगी। जी हाँ, स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है और इसमें जो लोग हैं वो भी मामूली नहीं हैं। लोग तो मामूली इसीलिए नहीं हैं क्योंकि ये जो जुमा पढ़ते वक्त ली गई तस्वीर है, इसमें आगे वाली सफ़ में ही जो लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें से एक तो सऊदी अरबिया के डिफेक्टो लीडर मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान हैं, दूसरे लीडर टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान हैं, जबकि बाकी के जो दो लोग हैं उनमें से एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और जो दूसरे हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। लोग तो मामूली नहीं हैं, इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे, मगर ये तस्वीर भी मामूली इसलिए नहीं है क्योंकि ये तस्वीर उस ख़ास मौके पर, उस ख़ास जगह पर या कहीं तो उस ख़ास शहर में ली गई है कि जिस जगह पर इन लोगों ने वो ख़ास डिफेंस पैक्ट या वो रक्षा समझौता किया है कि जिसको मुस्लिम इतिहास का, मुस्लिम हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। एक ऐसा समझौता कि जो अब फ्यूचर में पूरी मुस्लिम दुनिया के नक्शे को बदल कर रख देगा। दरअसल मामला ये है कि जुमे के दिन सबसे पहले तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी तस्वीरें आना शुरू हुई थीं जिसमें देखा जा सकता था कि ये दोनों लोग वहाँ पर उम्रा कर रहे हैं और इनको स्पेशल तरीके से काबे के अंदर भी एंट्री दी जा रही है। उस वक्त तक इस डिफेंस पैक की या इस तरह की कोई भी खबरें नहीं थी, मगर फिर कुछ देर के बाद अचानक से ये खबरें आनी शुरू हुई कि बहुत जल्द ही टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भी सऊदी अरबिया पहुंचने वाले हैं और जब ये तीनों ही देशों के लीडर्स मिलेंगे तो जाहिर है आसानी से कयास लगा लिया गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे अहम देशों के लीडर्स एक ही बार में इकट्ठा नहीं पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सारी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई और उन चीज़ों का भी ऐलान होना शुरू हो गया कि जिनको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये तीनों अलग अलग देशों के लीडर्स आप लोगों को स्क्रीन पर जिस समझौते पर साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वही समझौता है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के बाद इन तीनों में से अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा, मतलब एक की हिफाजत सब मिलकर करेंगे। हाँ, वही बिल्कुल जाना पहचाना फार्मूला जो हम नेटो के केस में देखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शायद ये एक नए मुस्लिम नेटो का आगाज़ है। इसीलिए तो शायद इन लोगों ने जानबूझकर इस समझौते की जो पूरी सेरेमनी की है, जो सिग्नेचर वगैरह हुए हैं, वो सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद के अंदर नहीं बल्कि मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का के अंदर की है। मक्का के एक पैलेस का ही ये सारा नज़ारा है जो आप लोगों को पूरे इंटरनेट पर नज़र आ रहा है। और तो और इस एग्रीमेंट का जो नाम रखा गया है वो भी है मक्का पैक्ट, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि ये तीनों ही मुस्लिम ताकतें ये मैसेज देना चाह रही हैं कि हाँ, ये मुस्लिम नेटो ही है और मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। वैसे हमको यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा मैटर ऑफिशियल भले ही अब हुआ हो, इस पर सिग्नेचर अब हुए हों, लेकिन ये चर्चाओं में पिछले कई महीने से था। और वैसे देखा जाए तो इस डिफेंस पैक्ट के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी नज़र आती है और वो ये है कि इस डिफेंस पैक्ट के अंदर ये जो तीनों पार्टी हैं, तीनों देश हैं, ये एक अलग अलग क्वालिटी लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर ताकत है और वो मुस्लिम दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरबिया के पास आएँ तो उसके पास वो चीज़ है जो पाकिस्तान और टर्की के पास इस तरह से नज़र नहीं आती है। वो क्या चीज़ है? इकोनॉमिक पावर, माल की कमी नहीं है। तीसरे नंबर पर अब अगर टर्की की तरफ जाएं तो वो दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस समझा जाता है। कम से कम इस ग्रुप के बाकी के जो दोनों देश हैं उनके मुकाबले में तो समझ लीजिए वो इस मामले में आसमान पर नजर आता है। और यही इन तीनों की अलग अलग ताकतों का मिलकर वो कॉम्बो बन रहा है कि जो इस ग्रुप को इतना ज़्यादा चर्चाओं में ले आया है। वैसे जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान आया। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, इसका जो मकसद है वो इस खास इलाके में या इससे भी ज़्यादा इलाके में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, ताकि एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सके। इसके अलावा इस डिफेंस पैक्ट के साइन होने के बाद ईरान की तरफ से भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिस्पांस देखने को मिला। वहाँ के एक एमपी हैं इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने सऊदी अरबिया को टोंट मारते हुए कहा है कि सऊदी अरबिया को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि टर्की और पाकिस्तान के साथ कागज़ पर किया गया एक एग्रीमेंट उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसका भी उन्होंने लॉजिक दिया है और लॉजिक ये दिया है कि सऊदी अरबिया जिस तरह से वन साइडेड सालों से अमेरिका की गोदी में बैठा रहा, उसके ऊपर डिपेंड
फ्रेंड रहा, उसकी तमाम बातें मानता रहा, तो इसी वजह से इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। फ़ायदा कब मिलेगा इसके बारे में भी इन्होंने आगे लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि सऊदी अरबिया को अपनी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स करना चाहिए। यहाँ पर इनका इशारा ये है कि अमेरिका वगैरह को यहाँ से भगाओ और अपने आप को आज़ाद करो, ताकि फिर तुमको अपनी हिफाजत के लिए दूसरों से भीख ना मांगनी पड़े। तो साथियों, ऊपर से तो ये डिफेंस पैक काफ़ी ताकतवर नज़र आता है, काफ़ी असरदार नज़र आता है, मगर अगर गहराई से अंदर तक देखा जाए तो फिर यहाँ पर मेरे दिमाग में तो कम से कम कुछ सवाल ज़रूर पैदा होते हैं, और आप लोगों के दिमाग में भी पैदा होने चाहिए। कौन से सवाल? सबसे पहले तो इन तीनों ही देशों के अमेरिका के साथ रिश्तों पर नज़र डालते हैं। टर्की की बात करें तो वो न सिर्फ नेटो का मेंबर है, बल्कि नेटो का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका के बाद नेटो के अंदर दूसरी सबसे बड़ी फौज इसी टर्की की है, और अगर अमेरिका को हटाकर यूरोप की बात कर लें तो वहाँ पर तो ये सबसे बड़ा ही खिलाड़ी बन जाता है। इसके अलावा अर्दोगान और ट्रंप के रिश्ते आजकल किस तरह के हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जब नेटो समिट हुआ था तो उसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कह रहे थे कि मैं तो यूरोप से नाराज़ हूँ, मैं तो नेटो में आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो सिर्फ मेरे दोस्त की वजह थी, मतलब रजब तैयब अर्दोगान की वजह थी, उनकी बात रखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसके अलावा इजराइल की लॉबी ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई टर्की के ऊपर से पाबंदियां ना हटाई जाएं, अमेरिका किसी भी हाल में टर्की को F-35 ना दे या फिर उस जेट का इंजन ना दे जो टर्की को चाहिए है। मगर जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी वो सारी पाबंदियां हटा चुके हैं, और F-35 का मामला हो या फिर बाकी जेट इंजन देने का मामला हो, उसमें भी काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहे हैं। और अगर इजराइल ने ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई या मामला इधर उधर नहीं गया तो शायद वो भी अर्दोगान को चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तो बात हो गई टर्की और अमेरिका के रिश्तों की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो शुरू से ही एक ऐसी ताकत के तौर पर कंसीडर दुनिया में किया जाता रहा है कि जो अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक ऐसा हथियार है कि जिसको वेस्टर्न पावर्स और मेनली अमेरिका वक्त वक्त पर इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आसपास के बाकी इलाके हैं वो चाहे ऊपर सेंट्रल एशिया के इलाके हों या फिर अफ़गानिस्तान वगैरह या पाकिस्तान में जंग वगैरह करने के मामले हों, इन सब में भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका की इजाज़त के बग़ैर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, कोई बड़ा फ़ैसला कर सकता है, ये आज की डेट में किसी भी पढ़े लिखे इंसान के लिए सोचना मुमकिन नहीं है। आखिर में नंबर आता है सऊदी अरबिया का, और सऊदी अरबिया के रिश्ते टर्की या पाकिस्तान की तरह अमेरिका के साथ इतने ज़्यादा मजबूत हों या ना हों, लेकिन पुराने बहुत ज़्यादा हैं। पुराने तो इतने हैं कि सऊदी अरबिया को वजूद में आए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था, तेल वगैरह वहाँ से निकलना शुरू हो चुका था, तब ही अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि आज से हम एक दूसरे के यार हैं इस नई दुनिया में, कि जहाँ पर तेल की बहुत ज़रूरत है तुम हमको बिना रुके लगातार तेल दोगे, बदले में हम तुमको डिफेंस अम्ब्रेला देंगे, मतलब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये जो रिश्ता था जो एक अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था, ये मजबूत से मजबूत होता चला गया, और 74 में जब पेट्रो डॉलर वजूद में आया तब तो ये रिश्ता एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। पिछले 70-80 साल से लगातार ये जो एक मजबूत रिश्ता है ये आज तक भी कभी नहीं टूटा है। तो जब तीनों का ही अमेरिका से इतना मजबूत रिश्ता है, तीनों ही एक ही गुट से बिलोंग करते हैं, तो फिर ऐसा सोचना, या कम से कम मेरे लिए तो ऐसा सोचना मुश्किल ही है कि ये सब कुछ अमेरिका की इजाज़त के बग़ैर हुआ होगा या उसके आशीर्वाद के बग़ैर हुआ होगा। और जब ये सोचना मुश्किल है तो फिर ये सोचना भी मुश्किल है कि क्या ये सच में इजराइल के ही ख़िलाफ़ बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ख़िलाफ़ बना हो जो हम लोग सोच रहे हैं। खुले अल्फाजों में कहें तो यमन की हूतीज़ और पीछे मौजूद जो मेन ताकत है ईरान। वैसे यहाँ पर यह भी मुमकिन हो सकता है कि शायद ये लोग भांप रहे हों कि दुनिया बदल रही है, तो आने वाले सालों में हम देखें कि शायद ये तीनों मिलकर अमेरिका को ही धोखा दे दें। मेरा मतलब ये है कि अभी तो ये उसकी इजाज़त से कर रहे हों और ईरान के ख़िलाफ़ ही ये पूरा गुट बना रहे हों, मगर जब मौका आए तो इसका इस्तेमाल इजराइल के ख़िलाफ़ भी हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के अंदर वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से इन तीनों ही मुस्लिम देशों का माथा ठनक चुका है, और ये उस ख़तरे को महसूस कर रहे हैं कि जो ख़तरा फ्यूचर में आने वाला है। मिसाल के तौर पर 2019 के आसपास में हमने देखा था कि जब ईरान ने सऊदी अरबिया की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला किया तो जवाब में उस अमेरिका ने कुछ ख़ास एक्शन नहीं लिया कि जिसकी सऊदी अरबिया की हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अभी कुछ वक्त पहले ही जो गाज़ा के अंदर सब कुछ चल रहा था, उस दौरान तो इजराइल ने जो अचानक से घुसकर कतर के अंदर हमला कर दिया था, एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, उसने तो मानो इन सारे ही अरब देशों को अंदर से हिला कर रख दिया था। क्योंकि इस केस में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कतर के अंदर खुद अमेरिका की फ़ौज मौजूद थी,
वही अमेरिकन फ़ौज के जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो कतर की हिफाजत करेगी। मगर किस्मत का सितम देखिए कि वो अमेरिकन फ़ौज वहीं पर बिल्कुल वैसे ही बैठी रही और उस इजराइल ने आकर वहाँ पर हमले किए कि जो इजराइल एक भी हमला अमेरिका के इशारे के बगैर नहीं करता है। तो मतलब ये हुआ कि जिस बिल्ली को दूध की रखवाली पर बैठाया था वो बिल्ली ही दूध पी गई। और आखिर में ये जो मेन ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल की जंग हुई है, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इस जंग के अंदर ही इन तमाम अरब देशों को ये महसूस हुआ कि वो तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे कि जिनको लेकर अभी तक सब लोगों को यही लगता था कि ये सारे अड्डे इस इलाके में मौजूद ये छोटे बड़े अरब देशों की हिफाजत के लिए हैं, वो अड्डे ही दरअसल इन तमाम देशों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। उन अड्डों ने ही इन तमाम अरब देशों को एक ऐसी बड़ी मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया कि जिस तरीके की मुसीबत इन तमाम अरब देशों ने अपने इस छोटे से इतिहास में कभी नहीं देखी थी। तो 100 बातों की एक बात यह है कि इस बात को तो लगभग सभी एक्सपर्ट्स ही महसूस कर चुके हैं कि जब ये ईरान और अमेरिका का पूरा जो रायता फैला हुआ है ये जब सिमटेगा तो हमको एक नया मिडिल ईस्ट नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे थे वो या तो ऑफिशियली ही ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो सिर्फ वहाँ पर इस तरीके के ही बाकी होंगे कि जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या जिनको दोबारा डेवलप करने में अगले कई दशक लग सकते हैं। तो इस इलाके में मौजूद तमाम अरब देशों में से जो सबसे बड़ा और सबसे अहम देश है सऊदी अरबिया, वो आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ही फड़फड़ा रहा है और अलग अलग तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है उसने एक और कदम उठाया है, या अभी तक का हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कदम उठाया है, जो शायद उसकी ईरान से हिफाजत करने में मदद करेगा या फिर इजराइल से हिफाजत करने में मदद करेगा। अब ये मदद इजराइल के खिलाफ करेगा या ईरान के खिलाफ करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी हाँ, इस मामले में आप लोगों की क्या राय है कि ये किसके खिलाफ बना है और किसकी मदद करेगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मगर जाने से पहले एक काम ज़रूर करें, नीचे मौजूद जो लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग दोबारा हमसे मिलने ना भी आएँ तो हम एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुँच जाएँ। और हाँ, आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।